टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं बजट कंपैरिजन। सैमसंग गैलेक्सी M15 5G वर्सेस Vivo T3X 5G। दोनों ही फोन्स आपको अंडर 15,000 मिलते हैं। दोनों ही फोन्स काफी अच्छे और बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर बन गए। मैंने सोचा अगर बजट में आप इन दोनों फोन्स में से कंफ्यूज्ड है तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ऐसे कंपैरिजन वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर अक्सर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे वाला बटन दबाकर इसको रंगीन कर दीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमेशा की तरह अपनी राय जरूर दीजिए। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। M15 5G में आपको फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। स्मूथनेस हमने चेक किया, अच्छा था। जहाँ पर T3X में आपको 6.72 इंच की फुल HD प्लस की एक LCD डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए इस मामले में तो आपको पैनल जो है वो M15 5G में अच्छा मिलता है क्योंकि यहाँ पर सुपर एमोलेड लगा गया है। क्योंकि इसमें जो कलर्स हमने जब चेक किए, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, तो जो कलर्स है, जो विविडनेस है, वो M15 5G की हमने नोटिस किया वो बहुत अच्छे निकल कर आ रहे थे। शार्पनेस वगैरह M15 5G की काफी अच्छी थी क्योंकि डेफिनेटली ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले कंपेयर टू LCD। लेकिन हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर थोड़ा सा T3X ज्यादा स्मूथ था क्योंकि उसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, तो ये हमने नोटिस किया। अच्छा, दूसरी एक और चीज हमने ये नोटिस की कि M15 5G में आपको यू शेप नॉच मिलता है, चिन भी यहाँ पर डिसेंट है। यहाँ पर T3X में आपको पंचोल मिलता है और चिन भी इसकी और भी थोड़ी कम है, तो ये भी एक चीज हमने दोनों में नोटिस किया था। ब्राइटनेस की बात करें तो M15 5G में आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जहां पर Vivo के T3X में आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। हमने इंडोर में चेक किया तो Vivo का थोड़ा सा बेटर था अगर डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करते हैं, लेकिन आउटडोर के अंदर सैमसंग बेटर निकल कर आया था। मुझे लगता है कि ये सारा क्रेडिट जो है वो एमोलेड डिस्प्ले को जाना चाहिए क्योंकि जब हमने आउटडोर में वीडियोस देखे, फोटोज निकाल कर जब डिस्प्ले में चेक किया और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो सैमसंग का ज्यादा विजिबल था जब हमने इसको Vivo के T3X से कंपेयर किया। तो आउटडोर के अंदर सैमसंग का डिस्प्ले बेटर निकल कर आया था। बाकी यूट्यूब में M15 5G 1440p 60 fps का सपोर्ट मिलता है, नेटफ्लिक्स HD और प्राइम वीडियो फुल HD का सपोर्ट है, जहां पर T3X में यूट्यूब पे 2160p का आपको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर नेटफ्लिक्स में HD और प्राइम वीडियो फुल HD। तो यहाँ पर दोनों का डिस्प्ले अपनी जगह पर काफी अच्छा है। इस पे आप क्या चूज करेंगे कमेंट में जरूर बता दें। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, M15 5G में आपको Android 14 और One UI 6.1 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये चीज यहाँ पर अच्छी है। जहां पर इसमें 4 साल के ईयरली अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस जो बजट में और कोई फोन्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये बहुत अच्छी चीज है जो सैमसंग ने यहाँ पर किया है। उसी के साथ यहाँ पर आपको सैमसंग का नॉक सिक्योरिटी मिलती है, आपको वॉइस फोकस मिलता है जो हमने सिर्फ A सीरीज में देखा था, अब सैमसंग उसको धीरे धीरे M सीरीज में भी लेके आ रहा है और यहाँ पर भी आपको बजट में देखने को मिलता है जो अच्छी बात है। आपको वॉलेट मिलता है सैमसंग का, सिक्योर फोल्डर भी दिया है, क्विक शेयर दिया है, मतलब तमाम सैमसंग के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी उसी के साथ यहाँ पर हमने कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखे जैसे कि डेली हंट है, स्नैपचैट है, फोन पे है, ये सारी चीजें आप चाहो तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 1 फरवरी का सिक्योरिटी पैच हमने यहाँ पर देखा था। उसी के साथ अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्टॉक डायलर है, सैमसंग के फोन्स में रहता ही है, तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर हमने ग्लांस नोटिस किया है, तो ये चाहो तो आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से दिया गया है। और उसी के साथ कोई एड्स का ज्यादा झोल नहीं है, कोई आपको अननेसेसरी चीजें ऐसे अनॉय नहीं करेगी। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सैमसंग का One UI है जो मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ, एक्सपीरियंस बजट के हिसाब से आपका बहुत अच्छा होने वाला है। Vivo T3X में आपको Android 14 FunTouchOS 14 और यहाँ पर आपको 2+3 इयर्स यानी कि 2 साल ईयरली अपडेट्स, 3 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो Android 16 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे जो कि कम है अगर हम Samsung Galaxy M15 5G से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर भी आपको काफी सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं जैसे कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, आपको डेली हंट है, स्नैपचैट है, फोन पे है, Amazon है, इनका तो हॉट एप्स और हॉट गेम्स भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो इसकी तादाद ज्यादा है अगर हम उसको Galaxy M15 से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। हाउएवर यहाँ पर भी आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, डिसेबल कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी लॉक स्क्रीन के ऊपर हमने ग्लांस देखा था, बट इसको भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टॉक डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। और मार्च सिक्योरिटी पैच यहाँ पर अपडेट है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फोन भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मामले में ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन थोड़े ब्लोटवेयर ज्यादा हमने देखा था। और अपडेट के मामले में देखा जाए तो सैमसंग इसमें थोड़ा सा बेटर निकल कर आया। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की भी बात करें तो डेफिनेटली FunTouchOS से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं One UI 6.1 को ही चूज करूंगा। बैटरी की बात करेंगे, 6000 mAh की बैटरी मिलती है दोनों ही फोन्स के अंदर। Vivo में आपको
आपको 44 वॉट का अडेप्टर मिलता है, ये आपको बॉक्स में मिलेगा। और सैमसंग 25 वॉट अडेप्टर है। ये जब आप फोन परचेस करने जाएंगे तो वहां पर चार्जर ऐड टू कार्ट आप कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो इसका भी चार्जर आपको साथ में ही मिलेगा। और अगर चार्जिंग की बात करें तो M15 5G लगभग 2 घंटा लगता है फुल चार्ज करने के लिए अगर आप 25 वॉट से चार्ज करते हैं, और T3X लगभग 1.5 घंटा लगता है फुल चार्ज करने के लिए। तो ये दोनों का डिफरेंस है। और अगर आप बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस किया कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। हमने लगभग 6 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया था 1440p में, दोनों में फुल ब्राइटनेस पर, और दोनों का डिस्प्ले पैनल भी अलग है, आपको ध्यान रखना है, एक सुपर एमोलेड है और एक LCD है। और उसके बाद भी जब हमने 6 घंटे बाद टेस्ट किया तो दोनों में सिर्फ 2% का फर्क निकल कर आया था। मतलब सैमसंग गैलेक्सी M15 5G ज्यादा, थोड़ा मतलब 2% ज्यादा उसने बैटरी बचाया, जहां पर T3X 2% बैटरी कम लेके आ रहा है। तो सैमसंग इस मामले में थोड़ा सा बेटर निकल कर आया था अगर बैटरी ड्रेन टेस्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं। बाकी अगर स्टैंड बाय की बात करें तो हमने फिर एक्स्ट्रा 3 घंटे दोनों का स्टैंड बाय टेस्ट भी किया था, और उसके अंदर सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन हुई थी दोनों के अंदर। इससे ऑन एवरेज ये पता चलता है कि दोनों ही फोन्स आप लगभग 1.5 से 2 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस किया है, आप अगर मिक्स्ड यूज करते हैं तो दोनों की बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M15 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाली आपको चिपसेट मिलती है। ये 6 nm पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको LPDDR4X और UFS 2.2 मिलता है। Vivo की T3X में Snapdragon 6 Gen 1 आपको मिलता है और ये 4 nm पर बेस्ड है, और साथ में यहाँ पर LPDDR4X और UFS 2.2 आपको मिलता है। हमने दोनों का जब AnTuTu चेक किया तो यहाँ पर Vivo ने स्कोर ज्यादा दिया था, 5 लाख से ज्यादा था, और Samsung M15 4 लाख से थोड़ा नीचे था। और यहाँ पर CPU थ्रॉटल की बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छे थे। Vivo में कोई थ्रॉटलिंग इश्यूज दिखाई नहीं दिए, Samsung 95% का स्कोर आया। लेकिन थर्मल्स की बात करें तो काफी डिफरेंस था। Samsung यहाँ पर सिर्फ 38 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, जबकि Vivo 45 डिग्री तक चला गया था। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमाइजेशन का इशू है जो Vivo को फिक्स करना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज हमने नोटिस किया था कि Vivo फोन अगर स्ट्रेस करते हैं तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है। बाकी दोनों में हमने एक वीडियो रेंडर टेस्ट भी किया था, लगभग 1.21 GB की फाइल साइज थी, और दोनों ने सेम समय पर 1 मिनट 48 सेकंड्स के आसपास रेंडर कर दिया, और उसी टाइम पर दोनों का जो हीट भी था वो बहुत कंट्रोल्ड था। तो यहाँ पर भी हमने कोई मेजर डिफरेंस दोनों में नहीं देखा था। उसी के साथ हमने यहाँ पर स्टोरेज स्पीड टेस्ट भी किया था, और यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की चिपसेट आपको बेटर मिलती है। तो स्कोर्स भी यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आए थे, चाहे वो रीड हो या राइट हो या नॉर्मल स्कोर हो। बाकी हमने अगर गेम प्ले की बात करें तो BGMI दोनों में HD हाई पर सेट करके खेला। परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था जितना Vivo T3X कर रहा था। कोई लैग स्टटर दोनों में ही हमने नोटिस नहीं किया। और कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने हाई पर सेट करके खेला, वहाँ पर भी गेम प्ले के मामले में दोनों फोन्स में कोई इशूज़ नहीं थे। लेकिन यहाँ पर गेम कब चेंज हुआ, जब हमने यहाँ पर स्पीड टेस्ट किया रियल टाइम में। हमने दोनों के अंदर जो है वो मल्टीपल एप्स ओपन किए और चेक किया, तो यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोस में सैमसंग जल्दी ओपन हो रहा था, कुछ सिनेरियोस में Vivo भी था जो फास्ट ओपन हो रहा था। लेकिन सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया। मतलब इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी की गई। हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया और 5 मिनट बाद आकर चेक किया और देखा कि मेमोरी में कौन सा ऐप रहता है कौन से फोन के अंदर। तो देखेंगे तो ज्यादातर सैमसंग के फोन्स में मेमोरी में एप्स थे, Vivo वाले रिस्टार्ट हो रहे थे, जैसे कि नेटफ्लिक्स था, क्रोम था, ये रिस्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन, ऑल क्रेडिट्स टू उनका One UI को, जो उन्होंने कितना अच्छा ऑप्टिमाइज किया कि यहाँ पर ऐप मेमोरी में रहते हैं, और रैम मैनेजमेंट सैमसंग का अच्छा निकल कर आया था रियल टाइम टेस्ट करने पर। ऑन पेपर्स में तो Vivo आगे, लेकिन रियल टाइम टेस्ट में सैमसंग आगे, ये चीज आपके सामने क्लियर है। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है और दोनों में आपको फुल HD 30 fps का वीडियो का सपोर्ट मिलता है। बाकी सैमसंग में आपको अलग से अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है जो कि Vivo में आपको नहीं मिलता है। Vivo में अलग से सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ दिया है, जो कि अच्छा नहीं है। ब्रांड को सोचना चाहिए और बजट में भी एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड देना चाहिए, और सैमसंग अक्सर देता है। और सैमसंग में आपको अलग से फिर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो भी मिलता है। दोनों की सेल्फी की बात करें तो सैमसंग 13 मेगापिक्सल सेल्फी है, जहां पर आपको यहाँ पर फुल HD 30 fps का सपोर्ट है, और Vivo में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल सेल्फी, और यहाँ पर भी फुल HD आपको 30 fps का सपोर्ट है। दोनों का स्लो मोशन की बात करें तो क्वालिटी दोनों की अच्छी निकल कर आई है। 120 fps का आपको सैंपल दोनों में दिखा रहा हूं, तो अच्छी क्वालिटी के स्लो मोशन वीडियोस आप यहां पर निकाल सकते हैं। और दोनों के अंदर आपको वीडियो और फोटो जूम की बात करें तो 10x यहां पर जूम मिलता है, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, और क्वालिटी दोनों की अच्छी है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटोज की बात करते हैं डे में, तो सैमसंग ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। सैमसंग का जो डायनामिक रेंज था, सैमसंग का जो वाइब्रेंसी था, उनका जो फोटो का जो कलर करेक्शन था, वो मुझे ज्यादा बेहतर नजर आया जब मैंने उसको Vivo से यहाँ पर कंपेयर किया था। Vivo का थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, लेकिन क्वालिटी Vivo की भी बहुत अच्छी है। लेकिन सैमसंग ने जो फोटो देखने में अच्छा लगता है वो सैमसंग के फोन में हमने नोटिस किया था। तो ये क्वालिटी है फोटोज की, डायनामिक रेंज, हर चीज में अगर आप देखोगे तो सैमसंग डे में काफी अच्छे फोटोज निकाल रहा है। हमने एक नॉर्मल फोटो भी निकाला था फ्लावर्स के कलर चेक करने के लिए, तो सैमसंग ने कलर
कलर्स जो है वो बहुत अच्छे निकाले थे। और इनफैक्ट अगर आप इस फोटो में गौर करते हैं तो सैमसंग की शार्पनेस ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीवो वाले में शार्पनेस इतनी खास नहीं थी। जूम करने पर आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि वीवो वाला थोड़ा सा फेड हो जाता है, सैमसंग वाला कहीं ना कहीं शार्पनेस जो वो अच्छी देता है पिक्चर क्वालिटी में। और हमने ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी निकाला, इसमें भी अगर पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो सैमसंग की यहाँ पर काफी अच्छी निकल कर आई थी। सेम गोज फॉर सेल्फी, दोनों की सेल्फी काफी अच्छी है, दोनों में आपको डायनामिक रेंज अच्छा मिलता है। और दोनों में यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बस एक ही चीज कहना है कि सैमसंग के फोटोज देखकर थोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि सैमसंग ने मेगापिक्सल भी ज्यादा दिया है और फोटोज के मामले में सैमसंग डेफिनेटली ऑप्टिमाइज करता है। तो कहीं ना कहीं सैमसंग के फोटोज सेल्फी में भी आप देखेंगे तो वो अच्छे निकल कर आए। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग बहुत ही स्टेबल वीडियो प्रोवाइड कर रहा था, जहां पर वीवो का देखेंगे तो स्टेबलाइजेशन इतना खास नहीं था और साथ ही साथ वीवो वार्म साइड पर था, सैमसंग एकदम नेचुरल था। क्वालिटी मुझे इस मामले में सैमसंग की ज्यादा अच्छी लगी थी। और सेम गोज फॉर सेल्फी वीडियो, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सैमसंग का सेल्फी वीडियो बेटर लगा था जब मैंने इनको कंपेयर किया था। नाइट में भी हमने कुछ फोटोज लिए थे तो नाइट में दो बड़े डिफरेंस यहाँ पर मैंने देखा। सैमसंग वाला जो है वो काफी शार्प फोटोज देता है और थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है, वार्म साइड पर है। वीवो वाला जो है वो थोड़े ब्राइट फोटोज निकालता है। तो ये दोनों में मैंने नोटिस किया था, आपकी आंखों के सामने अलग अलग सिनेरियोस में हमने ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स लिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी के फोटोज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सैमसंग अच्छा था, क्योंकि इसने हर चीज को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया था और मेंटेन किया था। तो वो चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही कि फ्लैर्स हो या नॉर्मल चीजें हो, सैमसंग ने क्वालिटी नाइट में काफी अच्छे से मेंटेन किया। सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी में सैमसंग मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इसके डायनामिक रेंज थोड़े बेटर थे, जबकि वीवो वाला थोड़ा सा फीका पड़ रहा था और क्वालिटी इतनी खास नहीं लग रही थी। डिजाइन और बिल्ड की भी बात करें तो दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स मिलते हैं और दिखने में दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। सैमसंग मिनिमलिस्टिक डिजाइन देता है, थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल उनकी जो एस सीरीज है उससे इंस्पायर्ड हुआ है, तो वैसा आपको फील आता है। वीवो यहाँ पर आपको सर्कुलर रिंग दिया है कैमरे के ऊपर, तो ये देखकर थोड़ा और अलग लगता है। और यहाँ पर भी आपको मैट है, सैमसंग थोड़ा सा ग्लॉसी है, ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों के अंदर आपको और भी काफी फर्क है। एक तो सैमसंग में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, वीवो T3X में आपको डुअल स्पीकर मिलता है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन सैमसंग ने आपको डुअल माइक दिया है, तो T3X में आपको सिर्फ सिंगल माइक मिलता है। तो यहाँ पर कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, दोनों में ये बात हो जाती है। बाकी दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। इनफैक्ट दोनों के हैप्टिक्स भी हमने चेक किया तो बहुत ही अच्छा है। हैप्टिक्स में ज्यादा वैसे कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी। और दोनों के अगर IP रेटिंग्स की बात करें तो सैमसंग में वैसे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन वीवो में आपको IP64 रेटिंग्स देखने को मिल जाती है। और दोनों के अंदर आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो ये भी चीज यहाँ पर लगी हुई है। दोनों में आपको 3.5mm जैक है, Type-C पोर्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। और दोनों में आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो चूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, 6000 mAh की बैटरी है, तो दोनों का फोन जो है वो वेट में थोड़ा सा डिसेंट है। जैसे कि सैमसंग 217 ग्राम का है, तो T3X आपको 199 ग्राम्स का मिलता है। और सैमसंग 9.3 mm की थिकनेस है, तो वीवो वाला 7.99 mm की थिकनेस है। तो उस मामले में वीवो ने थोड़ा सा मेंटेन किया है अगर थिकनेस और वेट की बात करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में 5G वोल्टी का आपको सपोर्ट मिलता है। हमने 5G नेटवर्क टेस्ट किया, बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट डाउनलोड भी करके देखा, दोनों की स्पीड भी बहुत अच्छी थी, कोई कॉल ड्रॉप, नेटवर्क ड्रॉप, ऐसा कोई भी इश्यूज हमने दोनों ही फोन्स में नहीं देखा। अक्सर बजट फोन्स में होते हैं, बट हमने यहाँ पर इन दोनों फोन्स में ऐसी कोई चीज नोटिस नहीं किया। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आपको M15 5G में मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है, उन्होंने 5.3 दिया है। जबकि T3X में आपको 5.1 मिलता है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर आपको दोनों के अंदर Wi-Fi 5 मिलता है, दोनों में आपको वाइड वन L1 है, दोनों में आपको कैमरा 2 API और जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है। फाइनली बात करते हैं इनके प्राइसेस की और मेरे फाइनल ओपिनियन की। ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है हर कंपैरिजन वीडियो के अंदर, जहां पर दोनों के अंदर 4GB रैम 128GB स्टोरेज बेस वेरिएंट है। सैमसंग गैलेक्सी M15 कुछ 13,000 की प्राइस है, लेकिन ऑफर पर ये आपको 12,300 रुपए तक मिल जाएगा, इसकी नेट इफेक्टिव प्राइस है। जहां पर वीवो का T3X जो है ये 13,500 रुपए से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर भी 1,000 रुपए ऑफ मिलेंगे, इसकी भी नेट इफेक्टिव प्राइस 12,500 की हो जाती है। दोनों में आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज भी मिलता है, लेकिन वीवो T3X में आपको अलग से एक 8GB रैम और 128GB स्टोरेज भी मिल जाता है। अब दोनों में से फोन कौन सा अच्छा है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दोनों ही फोन्स अच्छे, लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं सैमसंग को यहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। पहली चीज तो यहां पर ये है कि ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू, ये चीज यहां पर अक्सर मुझे लोग पूछते ही है, मेरे खानदान में भी फोन करके कि पहला सैमसंग का फोन बताना, बाकी दूसरे फोन बताना। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको सैमसंग का प्रेफरेंस दे रहा हूं। और साथ ही साथ One UI का मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं रियल टाइम, मेरे पास सैमसंग S24 अल्ट्रा है, तो
यहाँ पर इसमें One UI चलता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बजट के हिसाब से आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और उसमें आपको 4 साल के अपडेट्स भी सैमसंग ने अलग से दिया है। आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है जिसने आउटडोर में काफी अच्छा काम किया था। हाँ, यू शेप नॉच मिलती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी उसी के साथ आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बजट में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी Vivo T3X की बात करें तो यहाँ पर इसका डिजाइन ज्यादा देखेंगे, दिखने में काफी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इसमें पंच होल डिस्प्ले दिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है। चिन भी आपको कम मिलती है और परफॉर्मेंस यहाँ पर इसकी ज्यादा अच्छी है। आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिलता है जो कि 4nm पर है। तो ये आपके चॉइस के हिसाब से आप इधर उधर फोन चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन यहाँ पर पसंद आता है। तो मेरा जो भी कंपैरिजन था दोनों का, जो भी करना था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे कंपैरिजन्स आते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।